नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। जब भी इतिहास या पौराणिक कथाओं का जिक्र होता है तो अक्सर हम चमत्कारों की दुनिया में खो जाते हैं, है ना? लेकिन आज चमत्कारों से थोड़ा पीछे हटकर हम एक ऐसी शख्सियत को डिकोड करने जा रहे हैं जिनकी पूरी जिंदगी महज एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि आधुनिक राजनीति, नैतिकता और लीडरशिप की एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की, एक ऐसे अल्टीमेट मेंटर जिनका जन्म से लेकर निर्वाण तक का सफर हमें क्राइसिस मैनेजमेंट और रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम इस पूरी टाइमलाइन को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, संकट और जमीनी नेतृत्व। दूसरा, तानाशाही शासन का अंत। तीसरा, राज्य कला और राष्ट्र निर्माण। चौथा, अप्रत्यक्ष युद्ध की रणनीति। और अंत में विरक्ति की कला। ये टाइमलाइन देखिए, ये महज कुछ जगह ही नहीं है, बल्कि एक महान रणनीतिकार के विकास का पूरा ग्राफ है। मथुरा की एक अंधेरी उथल-पुथल भरी जेल में जन्म लेने से लेकर प्रभास क्षेत्र में एक बिल्कुल शांत विदाई तक, ये पूरा आर्क हमें दिखाता है कि कैसे एक लीडर को समय और हालात के हिसाब से अपनी रणनीतियों को ढालना पड़ता है। तो चलिए पहले चरण में गोता लगाते हैं, संकट और जमीनी नेतृत्व। जरा सोचिए, एक ऐसा लीडर जो पैदा होने के पहले दिन से ही अपनी जान के पीछे पड़े दुश्मनों का सामना कर रहा हो। रणनीति की असली शुरुआत यहीं से हो जाती है। एक तरफ है मथुरा की जेल, अत्याचार, अत्यधिक खतरा और एकदम दमनकारी माहौल, और दूसरी तरफ है गोकुल, जहां सादगी है, समुदाय का प्रेम है और सबसे बढ़कर सुरक्षा है। जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल शिफ्ट होना कोई साधारण पलायन नहीं था। कूटनीति की भाषा में कहें तो एक बेहद खतरनाक माहौल से सुरक्षित जगह पर किया गया ये एक ब्रिलियंट टैक्टिकल एक्सट्रैक्शन था। और गोकुल में उनका बचपन, वो सिर्फ मासूम खेलकूद नहीं था। जब हम माखन चोर की बात करते हैं तो वास्तव में हम एक ऐसे लीडर को देख रहे हैं जो जमीनी स्तर पर अपने लोगों के बीच प्रेम और सादगी से अपना बेस मजबूत कर रहा है। उन्होंने पूतना और कालिया नाग जैसे लोकल खतरों को बेअसर किया, और वो गोवर्धन पर्वत उठाने वाली घटना, वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि स्थापित अभिजात वर्ग यानी इंद्र के भारी अहंकार को चकनाचूर करने का एक तरीका था। इससे उनके अपने समुदाय के भीतर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा हुआ। ये ग्रासरूट लीडरशिप का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, तानाशाही शासन का अंत। गोकुल में अपना आधार मजबूत करने के बाद अब समय था समस्या को जड़ से उखाड़ने का। एक विषाक्त अत्याचारी शासन को कैसे उखाड़ फेंका जाता है, ये चरण उसका ब्लूप्रिंट है। ये कोई अंधी बगावत नहीं थी, बल्कि बाकायदा एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। स्टेप 1, मथुरा के मुख्य गढ़ में प्रवेश करना। स्टेप 2, कुवलयापीड हाथी जैसी उनकी भारी रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करना। स्टेप 3, सीधे अत्याचारी शासक कंस को खत्म करके प्रजा को मुक्त करना। और सबसे जरूरी स्टेप 4, उग्रसेन को वापस सत्ता सौंपना। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक यही है, कंस का वध करने के बाद मुकुट खुद नहीं पहना, बल्कि उग्रसेन को सौंप दिया। मॉडर्न लीडरशिप के नजरिए से देखें तो ये हमें सिखाता है कि अपनी पर्सनल पावर बढ़ाने से कहीं ज्यादा अहम है सिस्टम को स्थिर करना और एक वैध शासन स्थापित करना। सच्ची शक्ति सिंहासन पर बैठने में नहीं है, बल्कि सही व्यवस्था को बहाल करने में है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, राज्य कला और राष्ट्र निर्माण। अब बचपन पीछे छूट चुका था और सामने थीं बड़ी भू राजनीतिक चुनौतियां। अक्सर हम मैदान छोड़ने को सीधे तौर पर हार मान लेते हैं, लेकिन जरासंध के लगातार हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए मथुरा छोड़ने का जो फैसला था, वो एक रणनीतिक वापसी यानी टैक्टिकल रिट्रीट था। ये कायरता बिल्कुल नहीं है। अपने लोगों की रक्षा के लिए और एक बड़े दीर्घकालिक लाभ को सुरक्षित करने के लिए जानबूझकर एक कमजोर स्थिति से पीछे हटना बहुत बड़ी समझदारी है। लड़ाई कब और कहाँ लड़नी है, ये खुद तय करना ही तो एक बेहतरीन रणनीतिकार की पहचान है। और इस पीछे हटने का रिजल्ट क्या हुआ? एक अभेद्य समुद्री किले के रूप में द्वारका का निर्माण। द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं था, ये समृद्धि की स्वर्ण नगरी थी, जो राजनीति, कूटनीति और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। अपने लोगों के लिए एक इतना सुरक्षित बेस तैयार करने के बाद ही अर्जुन के साथ मित्रता जैसे गहरे और रणनीतिक गठबंधन बनाए गए। इसे कहते हैं स्टेट क्राफ्ट या राज्य कला का चरम स्तर। अब आते हैं चौथे चरण पर, बिना प्रत्यक्ष युद्ध की रणनीति। ये महाभारत का वो दौर है
जिसके लिए श्री कृष्ण की लीडरशिप को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में शारीरिक और रणनीतिक भूमिका के इस अंतर को समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो पार्थ सारथी हैं, रथ के ड्राइवर, एक ऐसी भूमिका जो देखने में बहुत ही साधारण और विनम्र लगती है, जिसमें उन्होंने खुद कोई हथियार नहीं उठाया। लेकिन रणनीतिक रूप से जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, तब वो युद्ध भूमि के सबसे बड़े बौद्धिक और नैतिक मार्गदर्शक बनकर उभरे। वो सिर्फ एक रथ नहीं चला रहे थे, वो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से पूरी इंसानियत को दिशा दे रहे थे। सच में ये विचार बहुत शक्तिशाली है। सोचिए, बिना एक भी हथियार उठाए कोई पूरे महायुद्ध का सबसे बड़ा रणनीतिकार कैसे बन सकता है? ये हमें साफ तौर पर बताता है कि रणनीतिक सर्वोच्चता या असली पावर हमेशा हथियारों, आक्रामकता या फ्रंटलाइन पर खड़े होने से नहीं आती। कई बार सच्चा प्रभाव उस विजडम या बुद्धिमत्ता में होता है जो आप दूसरों को देते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के 5वें और अंतिम लेकिन सबसे गंभीर अध्याय पर, विरक्ति की कला। कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के बाद 36 सालों तक शांति रही, लेकिन फिर समय का पहिया फिर घूमा। गांधारी का दिया हुआ श्राप हकीकत में बदल गया और देखते ही देखते शक्तिशाली यादव कुल आपस में ही लड़कर खत्म हो गया। ये उत्थान और पतन के उस अपरिहार्य चक्र का प्रतीक है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने महान साम्राज्य के ढह जाने पर भी उसे बलपूर्वक रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसके बजाय एकांत चुना गया और प्रभास वन की ओर प्रस्थान किया गया। प्रभास वन में जो हुआ वो संसारिक मोह माया से विरक्ति का अल्टीमेट उदाहरण है। जरा नाम के एक शिकारी का तीर जब भूलवश आके लगा तो उस तीर को क्रोध, निराशा या दुख के साथ नहीं, बल्कि एक मुस्कान के साथ स्वीकार किया गया। पद, शक्ति और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व से भी पूरी तरह डिटैचमेंट। एक सच्चे लीडर को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसे मंच पर कब आना है और कब उस पर से मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए उतर जाना है। अंततः ये पूरी यात्रा हमें क्या सिखाती है? जैसा कि हमारे स्रोत ग्रंथ में बहुत ही गहराई से कहा गया है, ये महज एक इतिहास नहीं है, बल्कि जीने की कला है। ये प्रेम, कर्तव्य और धर्म का एक ऐसा संगम है जो एक जीवन जीने के मैनुअल की तरह काम करता है। जन्म की उथल-पुथल से लेकर अंत की उस शांत विदाई तक हर एक कदम हमें अस्तित्व की मुश्किलों को शांत मन से सुलझाना सिखाता है। हम आज के इस विश्लेषण को एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे जो शायद आपको काफी सोचने पर मजबूर कर दे। अगर दुनिया का सबसे महान रणनीतिकार बिना कोई हथियार उठाए ही सबसे बड़ा युद्ध जीत सकता है, तो जरा सोचिए, क्या सच्ची ताकत हमारे द्वारा किए गए कार्यों में बसती है, या फिर उस ज्ञान और बुद्धिमत्ता में जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पीछे छोड़ जाते हैं? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से लीडरशिप और रणनीति को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।